हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। तो आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने क्लास में छोड़ा था। और जहां तक मुझे याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर डिस्कस कर लिया था। याद कीजिए एक्सियल पॉइंट पर कितना आंसर आया था, 2kp/r³। के को मैं क्लास में सी भी बोल देता था और जिसका मतलब है 1/4πε0। पी यहाँ पर क्या है बेटे, आपका डायपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है q × 2a और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली है उसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो उसकी भी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वाले डायरेक्शन की तरफ ही है। ठीक है, जब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है kp/r³। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपोजिट है किसके बेटे, डायपोल मोमेंट के। क्लियर है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। देखिए एक बार जरा, डायपोल होता क्या है बेटे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट। मान लो सेंटर से, ये सेंटर है बेटे, एक्सियल पॉइंट r दूरी पर है और ये ही दूरी कितनी है, ये दूरी भी कितनी है, r है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। अब जनरली मैंने कोई एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है, और मान लो ये दूरी भी r है। अब मेरा मकसद इस पॉइंट पर जो ना तो एक्सियल है और ना ही क्या है इक्वेटोरियल, लेट पॉइंट A, यहाँ पर क्या निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से, या फिर मैं कहूँ इस डायपोल की वजह से। क्लियर है बेटे बात आपको। तो शॉर्ट डायपोल की वजह से इसका आंसर कितना आता था, याद करो, ई एक्सियल कितना आता था, 2kp/r³। और यहाँ पर कितना आता था बेटे, इस डायरेक्शन ये होती थी, है ना, ई इक्वेटोरियल kp/r³। देखो P की डायरेक्शन ये है -q टू +q, तो P की डायरेक्शन में एक्सियल, P की ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली, और P के अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। चलिए अब हमें तो इस पॉइंट पर निकालना है। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को रिजोल्व किया जा सकता है टू कंपोनेंट में, कोस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितना है बोलो बेटे, p कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कितना है, p साइन थीटा। ठीक है, अब नोटिस करो मैंने इस p को दो भागों में स्प्लिट कर दिया है, p कोस थीटा और p साइन थीटा। p कोस थीटा के लिए पॉइंट A एक्सियल पॉइंट के जैसे बिहेव कर रहा है, जबकि p साइन थीटा के लिए पॉइंट A कैसे बिहेव कर रहा है, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर होते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटे बात। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि p कोस थीटा के लिए A कैसे बिहेव कर रहा है बेटे, एक्सियल पॉइंट के जैसे, और p साइन थीटा के लिए A कैसे बिहेव कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट के जैसे। क्लियर है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की तो वैल्यू हमें पता है, लेकिन सर वो तो हमें P के लिए पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर P कोस थीटा है वहाँ पर P कोस थीटा लिख देंगे, जहाँ पर P साइन थीटा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, P साइन थीटा। ठीक है, मतलब अगर मैं एट एनी पॉइंट देखूँ और P कोस थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो कितनी आ जाएगी बेटे, देखो वो आ जाएगी 2kp कोस थीटा बाय में r³। ठीक है कि नहीं बेटे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो p कोस थीटा की है, दिस इट विल बी लेट E1 आ गई आपके पास। E2 की बात करें, मतलब E2 से मेरा मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, और ये पॉइंट इसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट के जैसे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, E2। क्लियर है कि नहीं बेटे। और E2 कितनी आ जाएगी बोलो बेटे, आपको पता है कि इक्वेटोरियल की क्या वैल्यू होती है, kp/r³। kp साइन थीटा भी आएगा, है ना, kp साइन थीटा बाय r³। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे जोड़ा जा सकता है, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर द रूट, एंड एज वेल एज यू नो दिस बोथ कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर,
एंड cos 90 कितना होता है 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ई नेट आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितनी आएगी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। कर लेते हैं बेटे, E1 का स्क्वायर 2kp cos थीटा बाय में RQ का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा R³ का होल स्क्वायर। जो चीज़ कॉमन आउट हो रही है कॉमन आउट निकाल लीजिए, kp बाय RQ बाहर चले जाएंगे और क्या बच जाएगा यहाँ पर kp बाय RQ और अंदर रूट बच जाएगा यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आप समझे मेरी बात, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, kp बाय RQ, इसको मैंने क्या लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अरे लिख सकते हैं ऐसे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जुगाड़ कितना होता है बेटे 1, तो kp बाय RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, तो डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूँ, ठीक है, ये ई नेट है, तो आपको पता है कि टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर होगा, बताइए 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 किसके बराबर होगा, आपका होगा E2 साइन 90 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 cos 90। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, E सही लिखा ना यार मैंने, ठीक है, ये कंपोनेंट इधर आ जाता है और इसका हाँ ठीक है सही लिखा है। साइन 90 कितना होता है 1 और ये कंपोनेंट हो गया 0, तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया E2 बाय E1। क्लियर है कि नहीं बेटा, E2 बाय E1 करोगे, देखते हम क्या बचेगा भैया। E2 बाय E1 करने से अगर हम ध्यान से देखें kp बाय R³ क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा अल्टीमेटली टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट थीटा बाय 2। थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया है, मतलब है पे हजार्ड हो गया है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, दोनों को मैंने डिवाइड किया, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो टेंजेंट अल्फ़ा कितना हो जाएगा हाफ टेंजेंट थीटा, थीटा ये एंगल था। क्लियर है मेरा पॉइंट बेटे। बेटे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसकी रेडियस a है और इस पीछे वाले हिस्से को मैंने डॉटेड दिखाया है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है q है। अब इसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं तो वो इसकी एक्सिस कहलाएगी। उस एक्सिस पर किसी भी एक पॉइंट पर मेरे को इस चार्ज की वजह से क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर है, पर दिक्कत क्या यहाँ पर है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के बारे में पता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है kq/r², पर ये तो कंटिन्यूस चार्ज है, एक रिंग है, कंटिन्यूस चार्ज है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ ऐसी सिचुएशन के लिए हमने कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर रखा है, कुछ क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर रखा है। याद कीजिए कौन कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कब यूज़ करेंगे हम, जब चार्ज सरफेस पर बैठा हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब यूज़ करेंगे, जब एक लाइन पर चार्ज बैठा हो। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एक रिंग है जिसकी थिकनेस ना के बराबर है, तो यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज़ में लाएंगे हम, दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बेटे बात आपको। तो आपको पता है लैम्डा मैंने डिफाइन किया है q/a कितना, q/l कितना चार्ज कितनी लेंथ पर बैठा है। ठीक है, अब मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ का। कितनी लेंथ का बेटे, dl लेंथ का। ठीक है, तो आप बोलेंगे q चार्ज बैठा है कितनी लेंथ पर, l पर, या फिर मैं बोलूँ l लेंथ पर बैठा है चार्ज, q 1 पर बैठा है q/l, तो dl पर कितना बैठा है q/l इंटू dl। दिस विल बी dq
वो चार्ज जो कि कहाँ पर बैठा है, डी एल लेंथ पर, ठीक है। तो और ये किसके बराबर है, लैम्डा के, लैम्डा डी एल इज इक्वल टू डी क्यू। क्लियर है बेटे बात आपको, या फिर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। समझ आई बेटे बात आपको, डी क्यू बाय डी एल। समझ आ रही है आपको बात आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब आप क्या करो, इस एलिमेंट की वजह से, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के तरीके से कंसिडर किया जा सकता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ मैं। पहले तो ये दूरी देखो कितनी होगी, ये दूरी होगी ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी बेटे ई। अगर इसको मैं थीटा बोलूँ तो ये भी थीटा ही होगा, और इसको मैं रिजोल्व कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा ई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये स्मॉल है तो इसको लेट डी लिख देते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है ना बेटे, डी लिख लेते हैं और कंपोनेंट भी डी कर देते हैं। इस डी की वैल्यू कितनी होगी पहले बताइए आप, डी ई की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वेयर, के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर, और आर तो दूरी होती है, दूरी ये है, तो थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से मतलब यहाँ पर मेरा इसका स्क्वेयर, और स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, कोई डाउट है क्या, ठीक है। और अभी इस चीज़ में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, और डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इंटू डी एल भी लिख सकता हूँ। क्लियर है बेटे बात आपको। अच्छा एक बात और बताओ बेटे, अगर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट को देखा जाए तो वो यहाँ आएगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, सच डैट उसके भी कंपोनेंट करें तो कोस कंपोनेंट इस तरफ आएगा और साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें किसी भी चार्ज के लिए, वो सिर्फ कितना है, डी ई कोस थीटा। तो मैं डी ई कोस थीटा को लिखूं तो डी तो अपने पास है, और कोस थीटा को इस ट्रायंगल से देख सकते हैं। कोस थीटा कितनी आ जाएगी बेटे, बेस बाय हाइपोटेनस, आर बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो अगर मैं बात करूं जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डी ई कोस थीटा, और सारी रिंग के लिए अपने को निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे डी ई कोस थीटा का, विच विल बी इक्वल टू, बेटा बोलो कितना होगा, डी को रख देंगे के डी क्यू बाय में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। क्लियर है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कहाँ पर, ए पॉइंट पर, इस रिंग की वजह से। क्लियर है। एज यू नो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त कांस्टेंट को बाहर लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ ए की है, इसकी पावर 1 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है बेटे, हाफ। भाई ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर आगे पीछे वो सेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी, और ए भी कांस्टेंट है, रिंग की रेडियस तो बदलेगी नहीं, और अगर आपने कोई भी पॉइंट फिक्स कर दिया है तो आर भी बदलेगा नहीं, तो दोनों को बाहर ले जाइए। के भी कांस्टेंट है, के को भी बाहर ले जाइए, आर भी कांस्टेंट है, सबको बाहर ले जाइए, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन में कौन बच गया, डी क्यू बच गया बेटा। क्लियर है। अगर आप देखो जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है वो इसके ऊपर है, ऐसे छोटे छोटे चार्ज को आप जोड़ेंगे तो क्या आपको टोटल चार्ज नहीं मिल जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, क्यू ही मिल जाएगा। तो के क्यू आर बाय में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हर एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो कोस कंपोनेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब आपकी राइट हैंड साइड की तरफ है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर, ए पॉइंट को उठाकर इसके सेंटर पर ले जाऊं सच डेट आर को 0 कर दूं, आर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी भी आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आपका आंसर कितना होगा, 0। सेंटर समझ गए बेटा, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ ले जाऊँ, क्योंकि आर 0 हो जाएगा और आर को यहाँ 0 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा, कुछ और केसेस हैं, अगर मैं ए को बहुत दूर ले जाऊँ तो उस केस में आर इनफाइनाइट से हो जाएगा।
आर ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन जो नीचे है उसकी पावर कितनी है, स्क्वायर के बाद 3/2 है, तो ये आर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग जाएगी। भाई ऊपर इन्फिनिटी है लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे बात आपको? तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि सेंटर पर कोई वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर सेंटर से बात करें तो 0 है, और इनफाइनाइट पर भी नियर बाय क्या है, 0। ये देखो जब r 0 है और यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो पक्की बात है, ये मैथ का भी रूल है और आप भी जानते हैं लाइफ के रूल से कि दो मिनिमा के बीच में पक्का एक क्या रहा होगा, मैक्सिमा रहा होगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को मैं निकालना चाहता हूँ कि किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रही, मैक्सिमम रही। अब मैक्सिमम और मिनिमा के लिए आपके पास तरीका क्या होता है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट the particular thing which you want to maximize or minimize with respect to variable, है ना, and then put it equal to 0। तो ये हम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल कर 0 और डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, क्योंकि r ही वेरिएबल है कि किस पोजीशन पर रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो r के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और देखते हैं कि वहाँ से क्या कंडीशन निकल कर आती है। ठीक है बेटे, डाउट तो नहीं है आप लोगों को? मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, मेरा नंबर आप लोग को पता है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की आपका, ठीक है बेटे, पैनिक मत लें। अगर मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर नहीं कर पाया तो मे भी हो सकता है कि मैं एडवांस वीडियो में चल रहा हूँ, मतलब मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर ली हो कल की वीडियो, परसों की वीडियो, तो उस केसेस में आपको नेक्स्ट क्लास में वो डाउट ना मिले, ठीक है। लेकिन मैं मोबाइल पर आपको तुरंत जवाब दे दूंगा कि इस दिन आपका आंसर इस वीडियो में मिलेगा, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस में रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। कभी आप पैनिक करने लग जाते हो, कई बार सर के पास फ़ोन कर दिया, राजेश जी के पास फ़ोन कर दिया, तो उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करेंगे बेटे। एक्सियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी आई बेटा, बोलिए? आपकी आई थी KQ_R बटे में R² प्लस A² की पावर 3/2। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट टू फाइंड इट मैक्सिमा और मिनिमा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होगी, किस पोजीशन पर होगी, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं DE/dr, ठीक है। एज यू नो देयर इज दो जगह r है, तो मैं UV का प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, U × V का। U को कांस्टेंट रखेंगे, V को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर V को कांस्टेंट रखेंगे और U को क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको U मान लो, इसको क्या मान लो, V। तो आप क्या करेंगे, KQ, इसको तो बाहर लिख लीजिए, R को रखेंगे कांस्टेंट और इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाने पर पावर बनती है -3/2 और आगे पावर कूद जाएगी -3/2 और इसमें से क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही -3/2 है और उसमें से -1 और कर दिया। देखो ये मैथ का है, मेरा कुछ भी फिजिक्स इसमें नहीं इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा आपको ही नॉलेज होनी चाहिए कैसे किया मैंने, -5/2। तो फिर आ जाएगा आपका R² प्लस A² की पावर -5/2, ठीक है। और फिर हम करेंगे, देखो अभी तो मैंने सिर्फ किसका करा बेटे, इसको ऐसे लिख लिया, पहले सोचो KQR और R² प्लस A² की पावर 3/2। KQ कांस्टेंट है, अब ये U का काम कर रहा है, माइनस में आएगा, ये पावर माइनस में आएगी, और ये किसका काम कर रहा है, V का। U एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे जाती है और इसमें से क्या होती है, -1, 3/2 -1 कितना होगा, 5/2 होगा, क्लियर है बेटा। अब किसका होगा, फंक्शन का होगा, और R² का कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्लियर है बेटे। कोई डाउट है क्या, नहीं है। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस, फिर इसको कांस्टेंट और इसका डिफ्रेंशिएशन, R का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R आपका 1 हो जाएगा। तो R² प्लस A² की पावर -3/2 × 1, ठीक है। एक 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में गौर करेंगे, कहीं डाउट आएगा तो पूछेंगे आप, बोलो भाई डाउट है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो बेटा अब आगे देखिए क्या आएगा, KQ -3R² और बटे में क्या चला गया, R² प्लस A² की पावर 5/2 प्लस 1/, गड़बड़ तो नहीं की ना आपने, ठीक है, R² प्लस A² की पावर 3/2, ठीक है बेटे। कोई डाउट क्या, नहीं है। अब आपको इसको किस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप
आपको पता है, लेकिन हमारा काम तो मैक्सिमा के लिए है। DE/dr को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अब KQ तो 0 हो नहीं सकता, तो यही टर्म 0 होगी, है ना। और ये टर्म 0 होगी तो उधर जाकर ये माइनस साइन किस में बदल जाएगा, प्लस साइन में बदल जाएगा। तो r² + a² की पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3r² बाई r² + a² की पावर 5/2। 5/2 और 3/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बेटे एक बात समझने की है कि 3/2 मतलब 1.5 और ये कितना 2.5, ठीक है। तो एक ही पावर बची और एक पावर बची उसको मैं उधर ले जाऊंगा तो r² + a² ही रहा, है ना, 3r²। इस r² को इधर ले जाइए, a² विल बी इक्वल टू 2r² और r² इज इक्वल टू a²/2 और r कितना आ गया, ±a/√2। तो इस पोजीशन पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमा और मिनिमा होगा। लेट ड्रॉ द डायग्राम। अगर आप ध्यान से देखें, 0 पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इनफाइनाइट पर 0 होगी, तो और बीच में कहीं पर मैक्सिमम होगी और वही ये लोकेशन है जिसको हमने क्या बोला है, +a/√2। अगर मैं उस डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको प्लस लेते तो उसको क्या लेंगे, माइनस। तो उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका आएगा, बिल्कुल हूबहू। क्लियर है, नीचे थोड़ा सा सही कर देंगे, ऐसे ग्राफ आएगा और जो ये लोकेशन होगी -a/√2। क्लियर है। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर है। कोई डाउट है, एक केस और कर सकते हैं आप शॉर्ट रिंग वाला। उस केस में आप r को क्या मान लेंगे, बहुत दूर। देखो ये अपना आंसर आया ना, तो r को बहुत दूर मान लेंगे और a² को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर कितनी वैल्यू आएगी, देखो KQ/r बटे में r² की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। r की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। एक r से एक r कट जाएगा तो आंसर KQ/r² आएगा। इसका क्या मतलब है, थोड़ा नोटिस कीजिए आप। जब रिंग से बहुत दूर पॉइंट रखा जाएगा तो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हूबहू वही आएगी जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से आती है। क्लियर है बेटे बात आपको। तो रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो आज की क्लास होपफुली आपको समझ आई होगी। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा रखा है आज की क्लास में, ठीक है। कुछ वीडियो डिस्टर्बेंस अगर हो तो थोड़ा सा आज की डेट में आज की क्लास को मैनेज करेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्लास से और बेहतर करने का प्रयास मैं करूँगा बेटे। तो होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी और फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक बहुत मायने रखते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए, टीचर के लिए, है ना। कहीं पर अगर कोई कमी लगे आपको तो उसको सुधारने का प्रयास तभी हो पाएगा जब आप उसको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।